Assalamualaikum. I am Uruj Zahra, your English language instructor. I hope you all are well. आज की इस वीडियो में एक्टिव टू पैसिव सेंटेंसेस की वर्कशीट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप चाहे तो पहले वीडियो को पॉज करके आप इन्हें खुद भी कन्वर्ट कर सकते हैं एंड आफ्टर ऑल फिर आप देख लीजिएगा कि अगर आपने गलत बनाया तो रेक्टिफिकेशन, या आप मेरे साथ साथ इसको देखते रहिए। तो आइए जरा डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहला सेंटेंस है वी कुक फूड, हम खाना पकाते हैं। वी कुक फूड, अब क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट की बात की थी, पैसिव में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो यहाँ पर हम कह देंगे द फूड इज कुक्ड। यहाँ पर सिंपल सा सेंटेंस आ जाएगा द फूड इज कुक्ड, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंडेटरी है हमारे लिए, तो हम लिख देंगे द फूड इज कुक्ड। इस तरीके से आप मुख्तलिफ सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगर मैं लिखती वी डू नॉट कुक फूड, तो यहाँ पर नेगेटिव बनता द फूड इज नॉट कुक्ड। तो आपने क्या करना होता है, पैसिव में सिर्फ इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है और ऑब्जेक्ट को पहले लेकर आना होता है। अब जरा हम यहाँ बात करते हैं, सेकंड सेंटेंस है दे क्लैप ऑन स्टेज। दे का मतलब है वो लोग, क्लैप का मतलब है तालियां बजाना। वो लोग तालियां बजाते हैं स्टेज पर। स्टेज मेरा यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। दे क्लैप ऑन स्टेज, मुझे ऑब्जेक्ट पहले लेकर आना था, तो यहाँ पर क्लैप मेरा एज अ वर्ब बन जाएगा, क्योंकि सेंस नहीं बनेगा ना। अगर मैं यहाँ ऑन स्टेज पहले कर दूंगी, ऑन स्टेज इज क्लैप, तो ये सेंस नहीं बनेगा कि स्टेज क्या तालियां। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर जरा थोड़ा सा सेंस लगाने की जरूरत है, थोड़ी सी लॉजिक आएगी हमारे पास। तो हम कह देंगे दे क्लैप ऑन स्टेज, यहां पर आ जाएगा द क्लैपिंग इज डन ऑन स्टेज। यहां पर मैंने द क्लैपिंग इज डन ऑन स्टेज क्यों लिखा, क्योंकि लॉजिक नहीं आ रही ना। अगर हमने कहा दे क्लैप ऑन स्टेज, तो इसका मतलब ही नहीं है दे क्लैप ऑन स्टेज वो क्या करते हैं, वो तालियां बजाते हैं। तो क्लैपिंग की जाती है, क्योंकि हमारा वर्ब ऐसा है जो ऑब्जेक्ट को जरूरी नहीं समझता। तो ऐसे वाले वर्ब को अगर आप कन्वर्ट नहीं भी करते, लेकिन ज्यादातर इनको कन्वर्ट किया जाता है, तो क्या हो जाएगा द क्लैपिंग इज डन ऑन स्टेज। अब स्टूडेंट्स हमेशा समझते हैं कि हर तरीके का ऑब्जेक्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप सेंस भी लगाकर देखें, वो लोग तालियां बजाते हैं, दे क्लैप ऑन स्टेज। लेकिन अगर कहा गया कि तालियां बजाई जाती हैं, क्योंकि मेरा वर्ब जो है मैंने उसको मॉडिफाई किया कि तालियां बजाई जाती हैं, तो क्या हो जाएगा द क्लैपिंग इज डन ऑन स्टेज। तो ये कॉमन सेंस की बात है, हम ये नहीं कहेंगे कि ऑन स्टेज इज क्लैप्ड, ये तो फजूल सी एक बात है। तो द क्लैपिंग इज डन ऑन स्टेज। आगे आते हैं, जरा हम आगे बात करते हैं। शी वर्क्स हार्ड। शी वर्क्स हार्ड का मतलब है कि वो लड़की मेहनत करती है। अब वर्क हार्ड के आगे, अब ये हार्ड मेरा ऑब्जेक्ट नहीं है। बच्चे गलती कर रहे होते हैं कि हमने हार्ड को यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना दिया, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। वर्क हार्ड का मतलब होता है मेहनत करना। तो यहाँ पर ऐसा वाला वर्ब जो अपना मकसद वर्ब में भी देता है और वो कन्वर्ट हो सकता है नाउन में भी, तो हम क्या कहेंगे, वो लड़की मेहनत करती है या मेहनत की जाती है। तो यहाँ पर मेहनत करना मेरा वर्ब भी है और मेहनत खुद ऐसा नाउन भी है। तो यहाँ पर हम क्या कह देंगे, द वर्किंग हार्ड इज डन। क्यों, क्योंकि वर्क हार्ड नहीं आएगा, वर्क हार्ड मेरा वर्ब है। वर्ब से जब मैं नाउन में कन्वर्ट होती हूँ तो आईएनजी फॉर्म आ जाती है। ये हमारे पास जेरेंट भी कहलाता है। इंशाल्लाह हम बाद में आने वाली वीडियोस में इसको जिक्र करेंगे, जरा इनको डिस्कस करेंगे। अब मैंने कहा कि यहाँ पर था दे क्लैप ऑन स्टेज, तो स्टेज मेरा वर्ब नहीं था, वो तो उसकी एक लोकेलिटी थी कि स्टेज के ऊपर तालियां बजाते हैं वो लोग। तो ये मेरा क्लैप जो है वर्ब था, मैंने इसको एज अ नाउन में कन्वर्ट कर दिया कि तालियां। इसका मतलब यहाँ पर है ताली बजाना, और इसको नाउन में हमने कन्वर्ट किया तो मतलब हो जाएगा तालियां। तो मैंने कहा तालियां बजाई जाती हैं, द क्लैपिंग इज डन ऑन स्टेज। बिल्कुल ऐसे ही शी वर्क्स हार्ड, वो मेहनत करती है, मैंने वहां इसको वर्ब लिया। लेकिन मैं इसको अगर यहाँ पर कहूँ कि मेहनत की जाती है, तो मेहनत करने वर्ब को मैंने नाउन में कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसा फॉर्म याद रखिएगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी लग जाए और वो सेंटेंस के शुरू में आ जाए, तो वो जेरेंट का यानी नाउन का मतलब देती है। द वर्किंग हार्ड इज डन, कि मेहनत की जाती है। आई ओपन द वेयर हाउस। वेयर हाउस मेरा डेफिनेट सी बात है, मेरा जो सेंटेंस में इसरार है वो वेयर हाउस पर है कि मैं वेयर हाउस का मतलब होता है गोदाम। कोई आपका फजूल ऐसी जगह जहां पर आप कोई चीज स्टोर करके रखते हैं। भाई मैं वेयर हाउस को खोलती हूँ। खोलना यहाँ पर मेरा इतना ज्यादा अहमियत का हामिल नहीं है जितना वेयर हाउस है। तो यहाँ पर मैं ले आऊंगी द वेयर हाउस इज ओपन। द वेयर हाउस इज ओपन का मतलब है कि वेयर हाउस खोला जाता है। तो आई होप आपको बात समझ आ रही होगी कि हर सेंटेंस एज इट इज एक ही रूल में कन्वर्ट नहीं होता है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूजन का भी शिकार होते हैं, तो आपने चीजों को देखना है।
ही मेक्स टी, वर्ब मौजूद है लेकिन वो क्या बनाता है भाई, चाय बनाता है, ही मेक्स टी। तो यहाँ पर मेरे पास ऑब्जेक्ट सामने नजर आ रहा है, एक्सक्लूसिवली नजर आ रहा है, तो मैं कह दूंगी द टी इज मेड। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, द टी के साथ क्या आ जाएगा, द टी इज मेड आ जाएगा। भाई हमें साफ साफ नजर आ गया। तो अब आपको वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा होगा इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में फर्क है। यहाँ वर्ब पे ही जुमला खत्म हो गया था, यहाँ वर्ब पर ही जुमला खत्म हो गया था। जब वर्ब पर ही जुमला खत्म हो जाए तो मैं उस वर्ब को नाउन में कन्वर्ट कर दूंगी और डन लगा दूंगी। यू रिसाइट कलमा, रिसाइट का मतलब होता है तिलावत करना। तुम कलमे की तिलावत करते हो या कलमा पढ़ते हो। कुछ लोग कलमे को क्रीड भी कहते हैं, CREED क्रीड, लेकिन बेहतर है कि हम अपने इस्लामिक वोकैबुलरी को इस्लामिक में ही रखें। सो कलमे को हम कलमा ही कहते हैं। यू रिसाइट कलमा, तुम कलमा पढ़ते हो। मैंने कहा भाई कलमा पढ़ा जाता है, तो यहाँ पर हम कह देंगे द कलमा इज रिसाइटेड, द कलमा इज रिसाइटेड। तो आई होप आपको ये कल वाली बात आज समझ आ रही होगी। द कलमा इज रिसाइटेड। वी ऑर्गेनाइज द पार्टी, हमें साफ साफ नजर आ रहा है तो हम कह देंगे द पार्टी इज ऑर्गेनाइज्ड। द पार्टी इज ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या है कि भाई हमने कहा कि हम लोग पार्टी अरेंज करते हैं। अब मैंने जुमले में से सब्जेक्ट्स को ही तो हटा रही हूँ, जैसे मैंने सब्जेक्ट को हटाया तो क्या हो जाएगा, द पार्टी इज ऑर्गेनाइज्ड। इसके बाद लास्ट है जरा शी इंजॉयज द वेदर। मुझे यहाँ शी को हटा देना। मैंने कहा वो लड़की मौसम एंजॉय करती है, शी इंजॉयज द वेदर, लेकिन मौसम को एंजॉय किया जाता है तो आ जाएगा द वेदर इज एंजॉयड, द वेदर इज एंजॉयड। तो आपको राइटिंग में इतना मसला नहीं हो रहा होगा। मेरा कंसेप्ट ये था कि कल से वीडियो बनाने के बाद मैं इसको एंड ना करूं, पहले मैं इसको कुछ क्लियरिफिकेशन दूं, फिर मैं आपसे आगे की तरफ बात करूंगी। तो आज मैं वही कर रही हूँ आपके साथ। वी डू नॉट स्पीक इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश नहीं बोलते। तो अब मैंने कहा कि भाई इंग्लिश नहीं बोली जाती, क्योंकि मेरा फोकस आ जाएगा इंग्लिश नहीं बोली जाती, तो इंग्लिश पहले आ जाएगा इंग्लिश इज नॉट स्पोकन। इंग्लिश इज नॉट स्पोकन, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, स्पीक की थर्ड फॉर्म है स्पोकन। इंग्लिश इज नॉट स्पोकन एंड ही डज नॉट पार्टिसिपेट, वो पार्टिसिपेट नहीं करता। अब आप यहाँ पर तवज्जो रखें, अब मैं आपसे जो कहने लगी हूँ, आई होप आप ये बात यहाँ पर पॉज करके मैं चाहती हूँ आप कमेंट सेक्शन में बताएं। ही डज नॉट पार्टिसिपेट, ये मेरा नेगेटिव वाला जुमला है। ही डज नॉट पार्टिसिपेट, वो पार्टिसिपेट नहीं करता। लेकिन मैंने कहा ही डज नॉट पार्टिसिपेट, ये मेरा वर्ब है, ये मेरा वर्ब है कि वो लड़का पार्टिसिपेट नहीं करता। अगर मैं इसको पैसिव में लेकर जाऊंगी तो ये इसका नाउन पहले मुझे बनाना होगा, पार्टिसिपेशन पहले आ जाएगा, द पार्टिसिपेशन इज नॉट डन। तो यहां आ जाएगा द पार्टिसिपेशन इज नॉट डन। तो आप मेरे साथ लिख भी सकते हैं, पार्टिसिपेशन इज नॉट डन का मतलब आ रहा है कि भाई शराकत नहीं की जाती, अगर हम कहें हिस्सेदारी नहीं की जाती। पार्टिसिपेशन का मतलब होता है शमूलियत इख्तियार करना, किसी चीज में शामिल होना, आप किसी चीज को पार्टिसिपेट कर रहे हो। पार्टिसिपेशन इज नॉट डन। तो आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी कि ऐसे सेंटेंसेस, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसको रफ पे करके बता दूं। हर सेंटेंस हमने एक्टिव का बनाया था SVO से, हर सेंटेंस हम SVO से बना रहे हैं। मैं ये काम करती हूँ, आई राइट द लेटर, मैं खत लिखती हूँ, आई राइट द लेटर। लेकिन अगर मैं कहूँ कि भाई मैं काम करती हूँ, आई डू वर्क, अब आप यहाँ पर ख्याल कीजिए, अगर मैंने कहा मैं खत लिखती हूँ, आई राइट अ लेटर, तो यहाँ पर मेरे पास वर्ब मौजूद है जिसके ऊपर काम हो रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा पैसिव में द लेटर इज रिटन। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि आई स्लीप, अब स्लीप मेरा ऐसा जुमला है तो हम इसको वैसे तो कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसको हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, जो कि मैंने कल की वीडियो में आपको बनाया था कि कुछ वर्ब हमारे ऐसे होते हैं जो हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते, जिनको हम एक्टिव टू पैसिव लेकर नहीं जा सकते। लेकिन अगर आपने फिर भी लेकर जाना हो तो यहाँ पर आप डन का कंसेप्ट लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा, अब जैसे हम देख सकते हैं, मैंने कहा तुम तैरते हो, इसकी बहुत वाज़ेह मिसाल है। मैंने कहा तुम तैरते हो, यू स्विम, तैरते हो प्रेजेंट सिंपल है, यू स्विम। मैंने कहा कि तैरा जाता है यानी तैराकी की जाती है, मैंने इस वर्ब को नाउन में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर स्विमिंग आ जाएगा, स्विमिंग इज डन। अच्छा, आप डन की जगह यहाँ पर परफॉर्म्ड भी लिखकर आ सकते हैं, परफॉर्म भी कर सकते हैं, या आप कंसीडर्ड भी कर सकते हैं। ये मैं अपने बिहाफ पे कहती हूँ कि आप इसको कंसीडर्ड भी कर सकते हैं। स्विमिंग इज कंसीडर्ड, देखो ठीक है कि भाई स्विमिंग की जाती है तो कंसीडर ही तो की जाती है। तो अगर हम इसको कहते हैं
कोई सेंटेंस है, मैंने कहा कि मैं आपकी मदद करती हूँ, आई हेल्प यू। अच्छा, यहाँ मैं आप मेरी मदद के मोहताज नहीं है, मैंने कहा आई हेल्प यू। जरूरी नहीं है कि मैं ही मदद करूंगी तो आपकी मदद होगी, आपकी मदद कोई और भी कर सकता है, दे हेल्प यू। तो हम उसको भी इस सेंस में लेकर आ सकते हैं, बस आपने जहन लगाना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मैं आपकी मदद करती हूँ, आई हेल्प यू, ठीक है। मैंने कहा आई हेल्प यू, छोड़ दें इसको यू को, मैंने कहा मैं मदद करती हूँ, आई हेल्प, मदद की जाती है। हम जानते हैं ना, नॉर्मल हम कह रहे होते हैं कि भाई दुनिया में अभी भी मदद की जाती है, तो हम कह देंगे द हेल्प इज डन, द हेल्प इज डन। तो आई होप आपको ये बात यहाँ तक समझ आई होगी। इसी की जैसे सेंटेंसेस के साथ मैं दोबारा आती रहूंगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। आई होप आपको ये बात यहाँ तक समझ आई होगी। और सेल्फ लर्निंग जरूर करते रहिए, क्योंकि हर चीज हम टीचर पर डिपेंडेंट नहीं कर सकते हैं। सेल्फ लर्निंग या जुस्तजू करते रहिए ताकि आपको चीजें समझ आती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।